तो आज के सेशन में आप सभी के साथ बहुत ही विस्तार से मैं चर्चा करने जा रहा हूं। भारत के हर एक युवा का स्वप्न, भारत के हर एक युवा ये चाहता है कि इस एग्ज़ाम में एक बार वो अपीयर हो और सफल हो। इस एग्ज़ाम में सिर्फ अपीयर ही नहीं होना चाहता बल्कि सफल भी होना चाहता है। और भारत की सबसे कठिन परीक्षा कह सकते हैं यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग। आज इसको लेकर काफ़ी मुद्दों को समझेंगे। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सबसे कठिन परीक्षा बोली जाती है, और सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक इसको माना जाता है। तो यूपीएससी के द्वारा जो आपका ये एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को लेकर के हमारी एक अच्छी खासी चर्चा होगी और मैं इसको चरणबद्ध तरीके से आपको 2-3-4 सेशन में क्लियर करूंगा। हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो इस एग्ज़ाम को पहले समझना ज़रूरी है। तो लगभग भारत का हर युवा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है। बड़ी संख्या में छात्र इस एग्ज़ाम में बैठते भी हैं। सभी के मन में रहता है कि आईएएस बनेंगे। बचपन में कई बार पूछा जाता है। लोग जो है कई सारे अन्य स्ट्रीम में भी जाते हैं, जैसे आईआईटी वाले हैं वो भी आते हैं आईएएस की तैयारी करने। जो डॉक्टर लाइन में हैं, है ना, एमबीबीएस हैं या एमडी हैं, वो भी जाते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, आप भी आते हैं। आप जो है आर्ट क्षेत्र से हैं, आपने पीएचडी कर रखी है, आपने कुछ भी कर रखा है, आप हर एक बच्चा जो है इस एग्ज़ाम को देना चाहता है। जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो तो देते ही हैं, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो भी देते हैं। मतलब हर एक बच्चे का ये सपना है कि एग्ज़ाम को एक बार दिया जाए और इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए। सिर्फ देने भर की इच्छा नहीं, क्लियर करने की भी है। तो ऐसे में इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे आपकी शून्य से तैयारी प्रारंभ हो, कैसे आप सिलेक्शन तक पहुँचें, और इस एग्ज़ाम की क्या कठिनाइयाँ हैं, जिन कठिनाइयों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। सेशन की शुरुआत में इस बात से करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो ये चाहते भर हैं कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, एक बार इस एग्ज़ाम को देखें, समझें, सिर्फ चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कभी भी एफर्ट नहीं करते जितना एफर्ट चाहिए। आप पूरी ताकत लगा देते हैं कि कहीं आप आईएएस ना बन जाए, है ना। तो पहले एक बार परीक्षा की प्रकृति को समझे, और आज के सेशन में मेरा पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि इस एग्ज़ाम को समझिए कि एग्ज़ाम कितना बड़ा है, क्या इसके चैलेंजेस हैं। जब हमें एग्ज़ाम की सच्चाई पता चल जाएगी, एक तो ये है कि हवाई बातें हैं, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर दिया, बिना तैयारी के एग्ज़ाम हॉल पे चले गए, फिर आपको लगा यार इस बार तो बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिए थे, अगली बार तैयारी किए, वो भी आधी अधूरी तैयारी किए, सही से कोई जानकारी नहीं तय किया कि क्या एग्ज़ाम को लेकर चेंज है। क्योंकि यूपीएससी हर साल अपडेट होता है ना, हर साल अपडेट होता है। देखो स्टेट पीएससी में क्या है, बहुत हद तक हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये स्थिति, यहाँ पे ये स्थिति, यहाँ पे ये स्थिति है ना। इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी अपने साथ, अपने प्रश्न पत्रों के साथ, अपने सिलेबस के साथ, अपने प्रश्न पूछने की प्रकृति के साथ कई सारे जो है बदलावों से लगातार गुजरता रहता है, और ज़रूरी भी है, समय की आवश्यकता है। वो किसी मशीन को, है ना, किसी किताबी कीड़े को यूपीएससी जैसे इस बड़े एग्ज़ाम, और यहाँ पर जो पद हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के बाद जो आपको पद मिलेंगे उसका पूरा सीधा सरोकार देश की जनता से है, देश के निर्माण से है, देश की समस्याओं के समाधान से है। तो ऐसे में एक प्रशासक कैसा होना चाहिए, इसको लेकर आयोग बहुत संजीदा रहता है और आयोग बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस कार्य को करता है। तो आज के सेशन में आप लोग समझेंगे आयोग की नीड क्या है, वो किस तरीके के अधिकारी चाहता है। मैं आने वाले कुछ ही मिनटों में आपको इस विषय पर प्रयास करूंगा। इसके बाद फिर हम पूरी एक स्ट्रेटजी को समझेंगे। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपका संस्थान, आज़ाद आईएएस एकेडमी संस्थान, किस तरीके से आपकी मदद करेगा, इससे जुड़ी हुई आपकी हेल्प हम किस तरीके से करेंगे, मैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा, और जो हमारा कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच है जो आईएएस के बच्चों के लिए है, उसमें सब कुछ है। वो किस तरीके से आपकी मदद करेगा, किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, और सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप लोग इत्मीनान से बैठिए, मुझे ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप में से अधिकांश बच्चे पीसीएस वाले भी हों, लेकिन पीसीएस वालों को भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इसको जानिए, समझिए,
और क्योंकि जो आने वाले पीसीएस क्या कर रहे हैं, यूपीएससी को फॉलो करते हैं। बहुत सारे पीसीएस आपने देखे होंगे कि एग्जैक्ट पूरा का पूरा सिलेबस ही छाप लिया। बहुत सारे पीसीएस आपने देखा होगा कि अब उसका प्री का जो पैटर्न था पहले वाला, उसको अभी अपडेट करें। जैसे लाइक अभी बीपीएससी में चेंज हुआ, यूपी पीसीएस में चेंज हुआ। अभी मतलब वो यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, वो एक आइडियल है और एक ऐसी संस्था जिसपे कोई दाग नहीं है, जो समय पे पूरे एग्जाम लेती है, किसी प्रकार से कोई पेपर लीक का मामला नहीं, एक एग्जाम कैलेंडर और शेड्यूल के हिसाब से चलती है। आपको एक बात बताएं, आपने यूपीएससी से एक बात समझी होगी, यूपीएससी मोस्ट डिसिप्लिन के साथ जो है अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है और यदि वो इस डिसिप्लिन को फॉलो करती है तो चाहती है कि जो आने वाले एस्पिरेंट हों, जो इन एग्जामों से जुड़े, वो भी बहुत डिसिप्लिन हो, उनके अंदर भी बहुत अनुशासन हो, वो भी एक मैनर्स के साथ जो है एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम को दें। तो सबसे पहले एक बार यूपीएससी को समझते हैं। देखिए, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये जो संस्था है आपकी संघ लोक सेवा आयोग, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। उनमें से एक एग्जाम होता है सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, अब सिविल सेवा परीक्षा में बहुत सारे लोग इसको केवल आईएएस एग्जाम के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि आईएएस एग्जाम है। देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक व्यवस्था बनाई गई है अखिल भारतीय सेवाओं की। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है और उन एग्जामों को, ऑल इंडिया सर्विसेज वर्तमान में कितनी आपकी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बाकी आपकी सेंट्रल एग्जाम है। तो यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज और साथ में सेंट्रल एग्जाम जो आपके हैं, केंद्रीय परीक्षाएं हैं, केंद्रीय आपकी जो सर्विसेज हैं, उन दोनों को कंबाइंड करके आपका जो ग्रुप ए लेवल के होते हैं, कुछ आपके ग्रुप बी हैं इसमें, उन सभी को कंबाइंड करके एक सिविल सेवा परीक्षा लेते हैं। सिविल सेवा मतलब कि जो हमारा देश की जनता है, नागरिक समाज है, डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग से एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस, वो भी यूपीएससी ही लेता है। तो देखिए, डिफेंस के बड़े बड़े एग्जाम ऑफिसर रैंक के यूपीएससी लेता है और फिर एसएसबी वगैरह वो सारी चीजें होती हैं, उसका एक अलग प्रोसीजर है। और सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत के जो आम नागरिक प्रशासन है उसको चलाने के लिए, गवर्नेंस को चलाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, है ना, विधियों के निर्माण के लिए, मतलब इंडिया के आम आईएएस अधिकारी जो बनते हैं, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी, देश के जितनी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, या जिस तरीके का हमारा शासन तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, उन सभी को इंप्लीमेंट करना, व्यवहारिक धरातल पर लाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं लोगों का होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो यूपीएससी संस्था है, इस संस्था के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम लिया जाता है उसमें कौन कौन से पद है। अभी आप में से मुझे पता है 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है। उनको तो ये पता है आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, हो सकता है यहां तक जानकारी हो, लेकिन इसके अलावा कौन से एग्जाम होते हैं उनसे पूछ लो तो उन्हें नहीं पता होता। अरे भाई, आप सारे लोग आईएएस थोड़ो ना बनोगे, और जब सिविल सर्विसेज एग्जाम आता है तो उसके बाद सब आईएएस नहीं बनते, है ना। इसके लिए मैं एक सेशन ये भी लूंगा, जैसे इस बार का जो रिजल्ट आया था उसमें किस प्रकार से बाद में जो है आपके रैंक के हिसाब से कैसे पोस्ट एलोकेशन कैसे हुई, किसको आईएएस मिला, किसको आईपीएस मिला, किस रैंक तक आईएएस मिलता है, किस रैंक तक आईपीएस मिलता है, किस रैंक में आईआरएस मिलता है ना, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपके संस्थान से भी कई सारे छात्र इस बार आईएएस भी एक बच्चा बनाए और आईपीएस में भी इस बार आए हैं, है ना। तो वो मैं बाद में जो है उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं कम ही जो है इन चीज़ों को लेकर डिस्कस करता हूं, लेकिन इस बार सेशन में मैं आपको बताऊंगा भी कि किनका सिलेक्शन भी हुआ है। चलिए, तो ये यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के जो पूरा फुल फॉर्म है आपका आयोग का, एक बार पहले पूरी सर्विसेज देखते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होते हैं। आज मैं हो सकता है इस सेशन में मैं सिलेबस पे बहुत डिटेल में डिस्कस ना करूं, क्योंकि मैं सिलेबस के लिए प्रॉपर टाइम लेना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पे ये सर्विसेज लिखी गई हैं। हर साल जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे ये पोस्ट लिखी होती हैं, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस आप भरते हैं। वैसे मेंस में भी आयोग के द्वारा पोस्ट प्रेफरेंस आपसे ले ली जाती हैं, ठीक है, लेकिन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे भी आप प्रेफरेंस भरते हैं, ठीक है। और आज के सेशन में थोड़ा सा पहले इसको समझिए। देखिए, एक सबसे ये 2 सर्विसेज आप देखिएगा। एक सर्विस तो आपकी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, यही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस एग्जाम, ठीक है। और दूसरा है आपका भारतीय पुलिस सेवा। इसमें एक भारतीय विदेश सेवा है। भारतीय विदेश सेवा आपकी केंद्रीय सेवा है। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, बहुत सारे जो एम्बेसी हमारे, है ना, जो हाई कमिश्नरीज हैं, उच्चायोग हमारे दूसरे देशों के साथ हैं,
तो वहां पर जो है भारतीय विदेश सेवा के लोग जाते हैं, वो भी इसी एग्जाम के थ्रू ही होता है। एक एग्जाम आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का भी होता है, जिसको हम IFOS बोलते हैं, वो भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, ये भी होती है आपकी भारतीय वन सेवा। ये अलग से एक साथ, प्रीलिम्स तो एक ही होता है, फिर मेंस अलग अलग हो जाता है दोनों का, PT एक ही होता है। तो एक तो ये दो ऑल इंडिया सर्विसेज है, यानी कि नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, फिर कैडर अलॉटमेंट होता है और फिर उसके हिसाब से आप अपनी सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से भी एक एक चीज करके ध्यान से समझेंगे। अब यहां पे एक तो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा है। अब एक आपकी भारतीय विदेश सेवा, ये आपकी केंद्रीय सर्विस है, ये आपकी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक आपकी आती है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, ये भी ग्रुप A की सर्विस है। ये भी आपको मतलब इसी के अंतर्गत रैंक वाइज आपको ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। इसके लिए अलग से सेशन एक बनाऊंगा कि किस रैंक पे कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी यदि आप सिलेक्ट होंगे। भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप A, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा ग्रुप A, भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप A, ये सारे डिफेंस सर्विसेज को लेकर है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं, आपको लगता है ये IAS अधिकारी होंगे, ऐसा नहीं है, वो सारे IAS नहीं होते हैं, ठीक है। अभी जैसे गाजियाबाद में ही एक हमारे स्टूडेंट पोस्टेड है, वो जो है इस समय इंडियन रेलवे सर्विसेज में है, ठीक है, और इंडियन पोस्टल सर्विस भी आपकी एक है। तो अलग अलग मतलब जैसे ये है भारतीय डाक सेवा में भी एक स्टूडेंट है हमारे, वो यहीं गाजियाबाद में इस समय पोस्टेड है, राजस्थान के हैं। तो मतलब ये सारी है, रक्षा संपदा सेवा, ठीक है, ये सब अलग अलग रैंक हो सकती है। भारतीय रक्षा संपदा सेवा ग्रुप A, भारतीय सूचना सेवा ग्रुप A, भारतीय डाक सेवा ग्रुप A, भारतीय डाक टार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप A, ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा ग्रुप A, भारतीय राजस्व IRS आपके जो है ना, भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर ग्रुप A, ये भारतीय राजस्व सेवा आयकर विभाग में भी होती है, आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपके IRS अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय व्यापार सेवा ग्रुप A, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा ग्रुप A, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप B, ठीक है, इसमें ग्रुप B में आपकी देखो ग्रुप B की भी बहुत सारी आपकी पोस्ट है इसके साथ। ग्रुप A अभी तक थी, अब ग्रुप B। एक आपका जो यूटीज होती हैं, जैसे दिल्ली है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है ना, दादरा नागर हवेली है, जितनी भी हमारी यूटीज हैं, ठीक है, यहाँ की जो सिविल सेवा होती है वो भी इसी एग्जाम के साथ भरी जाती है। इसका नाम होता है दानिक्स, ठीक है, ये ग्रुप B एक पोस्ट आपकी ये भी है, इसको बोलते हैं दानिक्स। शायद मेरे ख्याल से आज पहली बार आप में से कुछ बच्चे जान रहे हो इसके बारे में। तो ये आपकी पोस्ट है, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है, इनकी संख्या भी घटती बढ़ती रहती है। यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो टोटल मैंने आपको जितनी बताई 18 पोस्ट के आसपास ये आपने देखी है। कभी इनकी संख्या बढ़ भी जाती है ना, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप A की जितनी भी जॉब हैं ये सारी आपकी इसी एग्जाम के तहत भरी जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? सभी लोग जो है समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये आपकी पोस्ट है, इतनी सारी पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। तो ये सब IAS, अब सारे IAS नहीं बनते हैं, ठीक है, वो तो अब पोस्ट के ऊपर है कितनी पोस्ट आई है, और पोस्ट के बाद फिर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, उन सब के हिसाब से फिर आपको उस रैंक में आपको मिल रहा है IAS, नहीं मिल रहा है, IPS मिलता है कई बार, है ना। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग है, इस पर एक अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तो देखिए पद हैं, ये सारे सिविल सेवा के अंतर्गत हैं, इनमें संख्या घटती बढ़ती रहती है, पोस्ट भी अलग अलग आती हैं आपकी, ठीक है। और एग्जाम अभी हाँ ये भी है, सब दानिक्स को लेकर के हैं भी, फिर पांडिक्स भी होती है आपकी, ये पांडिचेरी सिविल सेवा अलग बना दी गई है। एक तो दानिक्स है आपकी, दानिक्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा 2 जॉब और हैं। एक तो देखिए यहाँ पे 3 नाम आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। एक तो दानिक्स है आपकी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा आपका है इसी में, एक मिनट, हाँ हाँ ये है आपकी, ये आप देख पा रहे हैं। एक है दानिप्स
दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली पुलिस सेवा, दानिप्स, ये पुलिस सर्विसेज को लेकर के है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर के है। ऐसी आपकी पांडिचेरी सिविल सेवा है, पांडिक्स, और पांडिचेरी पुलिस सेवा है, पांडिप्स। तो ये शॉर्टकट में नाम है आपके, पुलिस सेवा अलग है और सिविल सेवा को लेकर अलग है। तो ये टोटल आपकी पोस्ट है, संख्या इनकी घटती बढ़ती रहती है। अब देखो ओवरऑल सबसे बड़ी बात ये है ना बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग आकर्षित तो होते हैं इस एग्ज़ाम की तरफ। आपने अपने आसपास किसी पर्सन का सिलेक्शन होते हुए देख लिया, या आपके आसपास कभी आप कलेक्ट्रेट गए, या फिर कभी ये देखो आमतौर पे होता रहता है, रोड चलते ही आपने किसी की गाड़ी देख ली, कुछ भी ना कोई मोटिवेशन का एक स्रोत रहता है और आप चुन लेते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन जब तक आप इसकी रियलिटी नहीं समझेंगे, पंकज पटेल जी इस पर डिस्कस करेंगे। देखो मेंस में आपका कौन सी लैंग्वेज आप रखेंगे, लैंग्वेज जो भारतीय संविधान की 22 भाषाएं हैं, है ना, 22 भाषाओं में से आप कौन सी लैंग्वेज रखेंगे उस पर आएंगे पंकज जी। हर चीज़ को मतलब अभी 1 to 1 डिस्कस करेंगे, मैं हर चीज़ लेकर के चलूँगा आपको, कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं छोड़ेंगे। देखो वो तो अनुराग कुमार जी, प्रमोशन के बाद चीज़ें चेंज होती रहती हैं, है ना, शुरुआत एसडीएम से ही होती है, मतलब एसडीएम लाइक एक ट्रेनिंग पीरियड का टाइम पीरियड होता है, फिर एडीएम हो गया, एडीएम के बाद फिर डीएम हो गया। तो वैसे तो ओवरऑल मतलब पूरा जिला प्रशासन मिलता ही है वो आईएएस अधिकारी के पद के लिए, बाकी सबकी पद के लिए अलग अलग है। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो फिर कमिश्नर लेबर, पुलिस कमिश्नर, वो फिर आपका चलता रहता है, ठीक है। उस पर हम बाद में अलग से एक सेशन प्रॉपर लेंगे कि जिसमें मैं आपको पूरी रैंक बताऊंगा कि एक आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव तक कैसे पहुंचता है, कैबिनेट सेक्रेटरी तक कैसे पहुंचता है ना। तो पूरा एक हायरार्की बना हुआ है। वैसे मैंने आरओ वाले पैटर्न पे काफ़ी कुछ बताया था। आरओ वाला जो सेशन था ना, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स देते हैं तो सरकार कैसे उसे रिजॉल्व करती है, उसमें आरओ का क्या योगदान होता है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बाद कैसे वो सीनियर अधिकारी तक पहुंचती है और फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। तो वो मैंने एक डिस्कशन किया था, लेकिन इसी तरीके के 2-3-4 डिस्कशन में आने वाले सेशन पे और रखूंगा। मेरा यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि आप में से जो भी आईएएस जैसा पद रख रहे हैं, जिन्होंने भी अपने दिमाग में आईएएस जैसा पद रखा है, उसको एक बात मैं बता देता हूं कि आप सभी इस एग्जाम को लेकर के तैयारी करना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन यदि आप सीरियस नहीं हैं, मतलब तैयारी को लेकर, ना आप आंसर राइटिंग करते हैं, ना तो आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, आप आज की बात कल पे टालते हैं, कल की बात परसों पे टालते हैं, तो समय निकल जाएगा। एटलीस्ट आप लास्ट में आपका कुछ होगा नहीं। ये बहुत सिंसियर कैंडिडेट, देखिए एक बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कहें कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। आज के सेशन का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं। बाद में हम स्ट्रेटजी पे, प्लानिंग पे, सब पे बात कर लेंगे। पहला वीडियो ये जब तक आप नहीं समझोगे ना, इस बात को नहीं समझोगे कि ये एग्जाम देखो निकालना असंभव तो नहीं है, पर कठिन जरूर है, परिश्रम साध्य जरूर है। मतलब ये आसान नहीं है इतना कि आप गए एग्जाम हॉल पे और निकल गया। लोगों को 1 अटेम्प्ट भी लग जाता है, 2 अटेम्प्ट भी लग जाता है, 3 अटेम्प्ट भी लग जाता है, 4 अटेम्प्ट भी लग जाता है, 5 अटेम्प्ट भी लग जाता है। नॉन सीरियस वालों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझनी है, जो सिंसियर है, जो एक बार समझ गया इस एग्जाम को, वो पहले अटेम्प्ट में भी निकाल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल रहा, पहले प्रयास में बहुत सारे लोग निकालते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तो जितनी वैकेंसी आई होंगी, पोस्ट आई होंगी, उन्हीं का होता है। पर हम प्रयास तो करते हैं, अपने जीवन में ये सोच के तो नहीं बैठ सकते हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो एटलीस्ट मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं आपको, मेरा इस बात को बोलने के पीछे का कारण क्या है? मेरा इस बात को बोलने के पीछे का कारण यह है कि आपको, यदि आपने सिविल सेवा के क्षेत्र में आ गए हैं, आप इससे पहले किसी भी प्रोफेशन में थे, आप बीए कर रहे थे, आपने बीएससी किया है, आपने बीटेक किया है, आपने बीकॉम किया है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो है शोधकर्ता हैं, आप किसी भी क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन सिविल सेवा के क्षेत्र में यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो है वो है आप इस एग्जाम के प्रति गंभीर रहिए। ये नहीं तो आपको असफल बना देगा, आपको जीवन भर में कुछ भी सफलता हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको समझना है। सभी बच्चों को मैं ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं कि आप यदि सिविल सेवा परीक्षा में
देखिए लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन आता है पंकज पटेल जी, ठीक है। आपको वहां पे माध्यम पूछा जाएगा कि आपको किस माध्यम में अपनी कॉपी को लिखना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा सारे बच्चे जितने भी हैं, आप लोग मुझे एक बार बताएं कि आपने इस एग्जाम को चुना है, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या था, क्या कारण था कि आपने इसी एग्जाम को चुना कि आपको आईएएस बनना है। ये रीजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। यदि आपका ये रीजन क्लियर नहीं है ना कि आप आईएएस क्यों बन रहे हैं, तो शायद हो सकता है बीच में आप भटक जाएं, आप पीसीएस के एग्जाम देने लग जाएं। वैसे मैं भी कहता हूं ब्लैक बैकअप प्लान होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल फिर क्या होता है, हम पूरा प्रयास भी नहीं करते हैं और फिर हमें लगता है कि यार लेखपाल का फॉर्म आ गया, ये ज़्यादा सही है। हम जो है कोई दूसरा वनडे एग्जाम देखने लग जाते हैं, फिर ये एग्जाम धरा का धरा रह जाता है। तैयारी शुरू करने से पहले, या तैयारी आपने शुरू कर दी थी, अभी भी आप ट्रैप में हैं, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो चीज़ें जब तक हम सच्चाई नहीं समझेंगे ना, देखो आमतौर पे है क्या, संस्थानों के द्वारा बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, आपको बड़े बड़े सपने बताए जाते हैं, आपको ये बताया जाएगा कि आईएएस बन जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, पर सच्चाई कोई नहीं आपको बताएगा। देखो सच्चाई ये है कि इस एग्जाम में करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत ऐसे नहीं करनी पड़ेगी, पूरा कंप्लीट डेडिकेशन देना पड़ेगा 2 साल का। अब 2 साल डेडिकेशन दे पाना ये सबके बस की बात नहीं है। आप 2 साल छोड़िए, आप 2 दिन देने में आपको आफत आ जाएगी, है ना। आपको मोबाइल चलाना है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है, आपकी ये समस्याएं हैं, आपकी वो समस्याएं, आपकी आर्थिक तंगी कभी आ जाएगी, मतलब 50 चीज़ें हैं। इसलिए मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिख लो कहीं पे आप, कि आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर क्यों रहे हो। इस चीज़ को खोजो, इसके पीछे का, इस एग्ज़ाम की तैयारी को पीछे करने का आपका रियल रीज़न क्या है, वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा तो आसपास आपको प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, कभी हेल्थ इशू आएगा, कभी परिवार की समस्याएं आएंगी, कभी आर्थिक तंगी आएगी, कभी भूखा सोना पड़ेगा, कभी 2 साल तक कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए इस एग्जाम के लिए, है ना। आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके प्रॉपर एग्जाम को लेकर के गंभीरता पूर्वक तैयारी करें। आप टेस्ट सीरीज भी लगाएं, आप आंसर राइटिंग भी करें, आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करें, तो एक बड़ा कठिन काम है, समझ रहे हैं। ये बड़ा कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि पहले आप मन बना लीजिए, पहले आप सोच लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मेरे पास जो भी बच्चा आता है तो 90% पहले मैं उससे यही बोलता हूं कि भाई ये एग्जाम देना क्यों है, इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, रीजन क्या है। और आज के सेशन में मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर डालता हूं, ठीक है, कि आपको ये एग्जाम देना क्यों है, क्या कारण है कि आप ये एग्जाम देना चाहते हैं, इसके पीछे का आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों ये एग्जाम देना चाहते हैं, क्या कारण है कि एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं। और मैं आपको एक काम और कर रहा हूं, आपको एक कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, उसमें टेलीग्राम करना अपने रिप्लाई को पर्सनल, ठीक है। मैं भी समझना चाहता हूं आप में से जितने लोग कर रहे हैं, एक छोटा सा मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूं। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचोगे चीजों को लेकर के, ठीक है। तो एक तो पहले काम ये करना है कि इसको लेकर सोचिए, जल्दबाजी मत करिए, बैठ के सोचिए, लिखिए। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि मुझे देश सेवा करनी है, मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जो भी आपके दिमाग में आता है, इससे क्या होगा, आने वाला जो अगला सेशन रहेगा उसमें मैं बहुत डिटेल से आप लोगों के चीज़ों को ले पाऊंगा। मैं एक आपको टेलीग्राम नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नहीं करना है ना कुछ करना है, केवल एक टेलीग्राम करना है आपको एक नंबर पे 9625288989। कोई कमेंट नहीं करिए। अब देखो गंभीरता पूर्वक ये नंबर है, ये नंबर में जो है टेलीग्राम करेंगे आप लोग, टेलीग्राम में जाकर पर्सनली आप इसको सर्च करके ये सोचिएगा। अभी जल्दबाजी मत करिए कि इस एग्जाम में क्यों बैठना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा है अरे मेरा तो क्लियर है थॉट, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम दीजिए, बैठ करके सोचिए कि जब कभी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो क्या ये कारण पर्याप्त रहेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप कभी नदी में डूब रहे हो, है ना, मान लीजिए कभी ऐसी विपत्ति आ जाए कि नदी में आपको डूबना पड़ जाए, उस समय मोस्ट एसेंशियल क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है आपके लिए, यही होती है कि कैसे भी करके आपको सांस मिले, है ना, नहीं तो ऐसे तो जीना ही संकट में आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, वो मतलब जब बहुत कठिन परिस्थिति आ जाएगी
जब बहुत कठिन परिस्थिति, पहले तैरना नहीं सीखेंगे, पहले उनको लगता है अभी क्या करेंगे तैर के, जब डूब रहे होंगे तभी तैरना सीख लेंगे, तभी बच जाएंगे। वैसे ही सिविल सेवा में आईएएस की तैयारी करने में बहुत सारे बच्चे, जो इसकी डिमांड है, जो इसकी नीड है, सिलेबस कंप्लीट करना एक नीड है, एक डिमांड है, अभी क्यों जानना, अभी क्या समझ के करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है ना। फिर सिलेबस कंप्लीट करना, फिर आंसर राइटिंग करना, फिर इसके बाद जो है टेस्ट पेपर लगाना, ये सब कुछ करना उनको लगता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और करते करते टाइम खत्म होने लगता है। एक टाइम ऐसा भी बच्चों का आता है कि वो घर में झूठ बोलने लग जाते हैं, मेरा तो पीटी हो गया, मेरा तो मेंस हो गया, है ना, मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूं। ये सब झूठ मूठ का करने लगते हैं वो ड्रामा पूरा, क्योंकि घर वाले क्या है, पूछते पूछते फिर घर वालों को लगता है बेटा कब निकलेगा तेरा, कब निकलेगा, कब निकलेगा, अब का एग्जाम देगा, तब का एग्जाम देगा। घर वाले ढिंढोरा भी पीट देते हैं कि आईएएस का एग्जाम दे रहा है वो। तो आप थोड़ा सा समझो इस बात को कि पहले आप बैठ करके एक बार सोचो कि आपके अंदर क्या दिमाग चल रहा है, क्या आप जो है क्यों देना चाहते हैं, ये रीजन क्लियर करो, ताकि जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए छोड़ना पड़ जाए इसको। आप लोगों ने कभी वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक जॉब छोड़ करके एक स्टूडेंट जो है एमएनसी से जॉब छोड़ करके आता है, जो बाद में आईएएस अधिकारी बनता है। और इसके बाद अभी एक वेब सीरीज और आई है संदीप भैया, वैसे तो उसमें एक कोचिंग विशेष ने अपना एडवर्टीजमेंट करवाया है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट की जगह उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। क्या सीखा जा सकता है? पहली चीज कि वो पर्सन के अंदर उस एग्जाम को लेकर वो ललक थी कि जब एक अतिरिक्त मौका मिलता है वो फिर छोड़ करके दोबारा जाता है। पहले तो असफल हो जाता है कई कारणों से, फिर इसके बाद फिर वो दोबारा जाता है और बाद में आईएएस बनता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसीलिए मेरा बस आप लोगों से ये कहना है कि जो एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, पहले उसके लिए आपकी ललक कितनी है, क्या कुछ चीजें आपको लगानी पड़ेगी दांव में, तो क्या लगा पाओगे, पीछे तो नहीं हट जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे अपने, मतलब जब कभी मौका आएगा तो फिर पीछे भी हट जाएंगे, समझ रहे हैं। और वो मतलब मैंने देखे हैं, देखिए मेरा एक्सपीरियंस है लाखों बच्चों को पढ़ाने का, तो मुझे पता है कि कितना गंभीर बच्चा होता है। घर से पैसा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, है ना, आप शॉपिंग में लग गए, आप जो है वेब सीरीज देख रहे हो, आप दिन भर शॉर्ट चला रहे हो, आप घर पे पड़े हुए हो, आप नशे करने लग गए, है ना। माँ बाप को क्या पता चलता है कि पढ़ रहा है, माँ बाप को लगता है यार बड़ी तैयारी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं जो मतलब कि उनको पता ही नहीं है वो किस लिए निकले, उनको लगता है कोई नहीं, टाइम व्यतीत करना है, मतलब जैसे टाइम पास करना हो, इसलिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। नशे में लग गए, ड्रिंक कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बस दुनिया भर की बकवास करना चालू कर देते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। यदि उन सब श्रेणियों में आप भी हो ना, तो थोड़ा तब भी बैठ के सोचो। मैं चाहता हूं कि पहली चीज है बैठ करके सोचना इस एग्जाम को लेकर के कि ये एग्जाम आपके लिए है या नहीं है, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यदि ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं, आप एग्जाम को क्विट कर दो यहीं से। और आज के सेशन में मैं सिर्फ इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि और लेकिन यदि आपको लगता है कि आप कर ले जाओगे, आपको यदि सेक्रीफाइस करने के मौके आएंगे, आप सेक्रीफाइस करोगे बाकी चीजें। अब घर में पता चला किसी की शादी आ गई, अब आपको एग्जाम की तैयारी छोड़ के पहले शादी करने जाना, यदि आपकी ये प्राथमिकता है तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, देश दुनिया, साल 2 साल के लिए, जिसमें आप और सिर्फ आपकी पढ़ाई हो, आपका सिलेबस कंप्लीट करना हो, आपके पास वो तरीका हो, वो माध्यम हो जिस माध्यम से यूपीएससी क्वालिफाई किया जा सकता है। रणनीतियां बहुत सुनते हो आप लोग, कितने वर्कशॉप सेशन सुनते हो, सब सुनते हो, लेकिन फॉलो नहीं करने की प्रवृत्ति नहीं है ना आपकी, अभी तक टालते हुए आओ तो अभी भी टाल रहे हो। तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं, सभी बच्चों से, जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो लोगों ने ये तय कर रखा है कि हमें आईएएस देना है, इतना बड़ा पद की तैयारी करनी है, तो पहले रीजन स्पष्ट कर लो। और ये रीजन आपको यूपीएससी बोर्ड के सामने भी बताना पड़ेगा, जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने क्लियर होगा ना। अभी तो आपको सिर्फ यही चल रहा होगा, मुझे समाज सेवा करनी है, देश सेवा करनी है। एग्जैक्ट समाज सेवा और देश सेवा करने के और भी माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आईएएस ही क्यों? सोचो इस बात पे कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या रीजन है इसके पीछे का, क्या आपका जो है ड्राइविंग फोर्स है। क्योंकि ड्राइविंग फोर्स यदि आपका कमजोर रहा तो आपको दूसरी चीज जब वही मिल रही होगी, मान लो पैसा आपका ड्राइविंग फोर्स है, तो पैसा तो बिजनेस में ज्यादा है,
सरकारी सर्विस में क्या पैसा मिलता है? कुछ नहीं। फिर आपको लगता है अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, आईएएस को तो बहुत पैसा चलता, चढ़ावा चढ़ता, ये वो। तो ये भ्रष्टाचार की सोच हुई ना आपकी, आप तो देश को खोखला कर दोगे। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है? क्या पैसा कमाना है? क्या आप प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं? क्या आप जो है समाज में जाकर के समाज को और विकृत कर देंगे, या समाज में जाकर के कुछ योगदान कर पाएंगे और पता चल जाएगा कि आपके अंदर करप्शन का कीड़ा है या नहीं है? तो ये सब चीजें आपको पता करके मुझे इस नंबर पे एक बार टेलीग्राम करना, बहुत अच्छे से लिखना, नाम बताना, लिखना कि सर जो है ये रीजन है मेरा यूपीएससी की तैयारी का। और किसी से सुन के मत लिखना कि आप किसी से सुन लेते हैं कि मुझे तो आईएएस इसलिए बनना। अब तो बहुत हजारों इंटरव्यू पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, है ना, वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में अपना रीजन, अपना कारण, इसको कट कॉपी पेस्ट मत करना। लक्ष्य कट कॉपी पेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसको यदि हमने टाइम से नहीं सोचा तो आने वाले 2 साल खराब हो सकते हैं आपके। 2 साल तक आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, बेरोजगार हो, और आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। इस एग्जाम में परिश्रम बहुत है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इस एग्जाम में बहुत डेडिकेशन है। जिनका भी निकला है उन्होंने पढ़ाई की है, 8 से 10 घंटे पढ़े हैं, वो उन्होंने रिवीजन किया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको 1 सप्ताह का समय भी दे रहा हूं, मैं आपको 1 सप्ताह का समय भी दे रहा हूं। 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं पूरा। आप लोग मुझे इसका रिप्लाई करिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या सब एक ही ढर्रे में सोच रहे हो? क्योंकि वो मोटिवेशन और वो मतलब ये चीज यदि आप 1 सप्ताह बैठ के सोचो, अभी तुरंत रिप्लाई मत करना। जब आपका अंतिम सप्ताह हो ना, एक कागज पेन लो और उसमें लिखो, पॉइंटों को लिखो, बैठो, समझो चीजों को। तैयारी तो देखो हो जाएगी, आप लोग बस वही घिसी पिटी। आपके दिमाग में क्या चलता है पता है? आपके दिमाग में चलता है कोई आए हमें किताबें बताए कि ये किताब ये पढ़ लो, बस इतनी पढ़नी है, इससे आईएएस बन जाओगे। अरे ऐसा नहीं है, वो जमाना गया जब किताबें लेकर के एक कमरे में बंद हो जाते थे। अब तो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल हो चुका है एग्जाम। हर चीज प्रैक्टिकल है। आयोग कितना अपग्रेड हो गया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ अपग्रेड हो गया। तो इस अपग्रेडेशन में जो जरूरी चीज है, जिसमें शुरुआत में एक क्वेश्चन मार्क से कर रहा हूं कि आईएएस की तैयारी क्यों, सोचो इस आंसर को। इतनी जल्दी आंसर नहीं मिलता है, यदि मिल रहा है आपको तो सुना सुनाया है किसी से, आपने सुन लिया होगा। अपना रीजन ढूंढो। यह रीजन मत ढूंढो कि पिताजी का मन था, पिताजी की इच्छा थी, उनका सपना पूरा कर रहा हूं। आपका मन है कि नहीं है, फिर तैयारी हम शुरू करते हैं इस एग्जाम के। और यही काम पीसीएस वाले भी करें, जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं ना, आप भी ये काम करिए। बैठ के एक बार रीजन ढूंढिए। आप रीजन नहीं ढूंढोगे कोई फायदा नहीं होगा। ये एग्जाम हवा में तैयारी करते चले जाओगे, बस बुलबुले उड़ेंगे और बुलबुले फूट जाएंगे, बुलबुले उड़ेंगे, बुलबुले फूट जाएंगे, बुलबुले उड़ेंगे, बुलबुले फूट जाएंगे। 4 दिन बाद डिमोटिवेट पड़े रहोगे। फिर आपको लगेगा सर अभी यूपी SSS का फॉर्म आया है, सर अभी एमपी व्यापम का फॉर्म आया है, अभी सर सीजी व्यापम का फॉर्म आया है, सर अभी बिहार दरोगा का फॉर्म आ गया है, सर अभी आरओ का एग्जाम आ गया है, सर अभी इसे दे लेते हैं, सर पहले जॉब सिक्योर कर लेते हैं। तो भैया टारगेट यदि जॉब सिक्योर करना है तो जॉब तो कई जगह से सिक्योर हो जाएगी। तो पहले थोड़ा सा बैठ के समझो। यदि केवल फैंटेसी है, केवल बातें हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? फिर उसको लेकर के मतलब तैयारी आप करोगे, 1-2 साल के बाद रुक जाओगे। 90% बच्चा ऐसा है जो तैयारी चालू करता है, बीच में छोड़ देता है, क्विट कर लेता है, दूसरे एग्जाम में प्रवेश कर जाता है। क्यों नए काम पहले ही कर लें? क्यों 1-2 साल खराब करें? आप पहले ही क्लियर कर लेना कि भाई ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैं आपको अगले चरण में पहले तो इस एग्जाम का स्वरूप बताऊंगा कि एग्जाम बड़ा कितना है, और फिर इसके बाद इस एग्जाम की तैयारी को लेकर जो मेरे द्वारा आप सभी के लिए प्रयास किया जाएगा, उसको लेकर मैं आपको डिटेल डिस्कशन करूंगा कि यूपीएससी को लेकर मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं, क्या कैसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा A to Z, ठीक है? इसके लिए हमारा एक बैच है, ब्रह्मास्त्र आईएएस बैच। ये कैसे आपकी मदद करेगा। और यदि आप सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक कंप्लीट बुक किट भी बताऊंगा कि इसकी बुक्स क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है।
फिर आपके लिए मैं कुछ सेशंस भी चला रहा हूं, जैसे सी सेट को लेकर के मेरी क्लास जो है आपकी फ्राइडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे रखेंगे। इसके बाद जो है आपका एक चक्रव्यूह करंट अफेयर्स, ठीक है, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स होती है, कैसे बेनिफिट है। आंसर राइटिंग आईएएस की मैं लंबे समय से करवा रहा हूं और इसका सेशन भी 9 बजे आजादी इस एकेडमी में होता है। महारिवीजन सीरीज कैसे आपको उपयोगी होगी, जो कि शाम को 7 बजे होती है। तो ये सभी को लेकर, और एनसीईआरटी का क्या महत्व है, एनसीईआरटी को लेकर मैं डेली टारगेट आपको सेल्फ टारगेट दे रहा हूं। तो ये सब को लेकर एक डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले आप बैठ करके एक बार मन बना लो कि क्या आप इस एग्जाम के लिए बने हो, है ना। ये नाम जितने देखने में अच्छे लगते हैं ना आईपीएस, कुछ समय बाद नफरत हो जाएगी जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मन में घृणा सी भर जाएगी, एक नफरत सी भर जाएगी आपको, है ना। ये नाम जितने में देखने में अच्छा लग रहा है ना आपको, जब आप इसको पा नहीं पाओगे तो यही एग्जाम जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तब तब मन में कौंधेंगी बातें। तो यदि आप चाहते हो कि आईएएस और आईपीएस जैसा बड़ा पद आपको मिले, उससे पहले एक आत्मचिंतन जरूरी है। फिर मैं तैयारी की लेकर के पूरी समग्रता आपको बताऊंगा, ये काम आप कर लेना, ठीक है। बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग कहानियां होंगी, तो फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आपको एक टेलीग्राम नंबर दे रहा हूं सभी को, जो हमारे ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। इस नंबर पर मुझे अपना रीजन बताना है, ये मेरे पास ही मैसेज आएगा, कहीं भी आपका प्राइवेसी लीक नहीं होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये मेरे पास आएगा। मैं जानना चाहता हूं, एक सर्वे भी होगा और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं, कौन सही दिशा में, कौन गलत दिशा में। देखो, कोई बनी बनाई बात मत करना, वो पता चल जाती है। कोई पढ़ी पढ़ाई बात मत करना, वो पता चल जाती है। एग्जैक्ट क्या रीजन है, आप क्या जा करके कर पाएंगे, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये नंबर है 9625288989, इसको लेकर आपको काम करना है। अगले सप्ताह आपको फिर मिलूंगा और अगले सप्ताह में मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा, जिसमें डिस्कस होगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम आपसे क्या चाहता है। क्योंकि देखो, आप लोग कभी आंसर राइटिंग करते नहीं हो, आपको डिमांड से कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। आपको लगता है कि देखो ये है लिखित परीक्षा, यहाँ पे मैं अंक बता रहा हूँ, पीटी तो आपका क्वालिफाइंग ही है, पास करिए, मेरिट करिए, मेंस वाले में पहुंच जाइए। सी सेट क्वालिफाइंग है और जीएस की मेरिट पे आपका वो बन जाता है। ये वेटेज है 1750 अंक का, ये मेंस का, इसी पे मेरिट बनेगी 1750 अंक, जिसको आप सबसे ज्यादा अवहेलना करते हो। आप लिखना ही नहीं चाहते, आपको लगता है आप एग्जाम हॉल पे जाओगे और सबसे पहले सबसे बढ़िया लिख के आओगे, ये तो आप सभी जानते हो। और फिर आपका एक इंटरव्यू है और काफी बड़ा वेटेज है, 275 मार्क्स बहुत होते हैं इंटरव्यू के, 275 मार्क्स का इंटरव्यू है, यानी 2025 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो आप एक बार इस पे जाएंगे, मेंस को लेकर, प्री को लेकर, और बैच में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप कहां से पढ़ रहे हैं, आपकी कैसी प्लानिंग है, इसको लेकर एक म्यूचुअली हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे ब्रेक करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक पेन कागज लें, अकेले इत्मीनान में, किसी से कोई डिस्कस ना करें कि भैया मुझे इस पे गाइड करो कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं। अरे किसी और से पूछोगे तो कभी नहीं पूछ पाओगे, कभी बन ही नहीं पाएगा आपका वो रिदम। आपको खुद अपने ऊपर भरोसा करना है और एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह का टाइम दे रहा हूं, अगले सेशन में बाकी चीजों पे डिस्कस करूंगा। हो जाएगा सभी को, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे सर स्ट्रेटजी बताइए, कहां पे यहां पे आ रहे हैं। अरे आप ही 6 महीने बाद फिर डिमोटिवेट मिलते हैं, आप ही जो है 1 साल बाद डिमोटिवेट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते का अंतिम पाथ ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कहां तक पहुंचना है। तो वो कभी, जब तक दिमाग में वो सेटलमेंट नहीं होगा ना, बीच में ही छोड़ दोगे आप रास्ता, क्विट कर दोगे, कुछ और कर लोगे, ठीक है। तो पहला स्टेप करवाना बहुत जरूरी है, और सिर्फ आईएएस के लिए नहीं है, सभी स्टेट पीसीएस वाले बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूं। आप भी बैठ के सोचिए इस बात को, खुद सोचिए, ठीक है। मैं इतना जोर दे करके बोल रहा हूं इस बात पे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकूंगा, ठीक है। लेकिन अगले सेशन में इसको लेकर पूरी डिटेल चर्चा होगी, विद फैक्ट चर्चा होगी। इसके बाद 2-3 सेशन और लूंगा। एक में मैं आपके जो टॉपर्स हैं, कैसे उनकी कॉपी जो मेंस की होती है, ठीक है, वैसे वो आंसर राइटिंग सेशन पे भी उसको हम ले लेंगे, लेकिन फिर भी एक सेशन उसका रहेगा कि मेंस की कॉपी कैसी रहती है। दूसरा सेशन आपका एक मैं लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैडर अलॉट होते हैं, कैसे आपको जो है आपको रैंक अलॉट होती है, कैसे आपको पोस्ट अलॉट होती है, उसको लेकर क्या नीतियां होती हैं, उन सबको लेकर के।
फिर एक सेशन रहेगा कि यूपीएससी एग्जाम में कैसे आपकी एग्जाम वाले दिन की रणनीति होनी चाहिए। हर एक मुद्दे पर एक डिटेल डिस्कशन आपके इस पूरी सीरीज के अंतर्गत रहेगा, वर्कशॉप सेशन के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले रीजन का पता करना जरूरी है। इतना कारण पे यदि मैं जोर दे रहा हूं, यानी कारण ही सब कुछ है। कोई ना कोई का, देखो भूख लगती है तो भूख एक कारण है खाना खाने का, यदि भूख ना लगे तो क्यों? बच्चा रोता है जब भूखा होता है, तब माँ जो है उसको दूध पिलाती है। तो आपको भी रीजन पता होना चाहिए, तब इतना बड़ा सिलेबस पढ़ पाओगे, ठीक है। और बाकी देखो, आप में से जितने बच्चे यदि कंप्लीट डिटेल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र बैच है आईएएस का, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हुए हैं। आने वाले जो एग्जाम है उनकी पूरी कंप्लीट तैयारी इसमें आपको मिल जाएगी, पूरा डिटेल और अपडेटेड बैच है, यहाँ पे आपको जुड़ जाना है। बाकी यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको मैं कंप्लीट बुक किट अलग से एक पूरा वीडियो आजाद पब्लिकेशन के चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा, तो उसको आपको फॉलो करना है। उसमें जीएस के सारे पेपर कवर होंगे, ठीक है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, मैं ईसा जी बुक को लेकर एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आपको देखना है, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक हो चाहे किसी की भी हो, और विद लॉजिक बहुत। क्योंकि देखो किताबें क्या होती है ना, समय समय पे कई बार कई किताबें क्या होता है, पब्लिशर जो है बहुत लेट छापते हैं, उनके नए एडिशन नहीं आते, तो मैं लेटेस्ट अपडेटेड जो आपकी बुक्स हैं और कुछ नई किताबें मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि समय के साथ साथ कई सारे नए राइटर आते हैं और वो बहुत अच्छी किताबें लिख डालते हैं। तो कुछ किताबें मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट की हैं नई, तो अभी जल्द ही आईएएस एग्जाम को लेकर एक कंप्लीट जो है आजाद पब्लिकेशन का जो यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट पे पूरी लिंक आ जाएगी आपको, तो ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक की प्रतीक्षा करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो रीजन आप सोचिए और सोच करके मुझको क्या करिए, टेलीग्राम करिए 9625288989 पे टेलीग्राम करिए कि आप क्यों इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बढ़िया से इत्मीनान से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। जो ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, आप भी ये रीजन जरूर बताइए। इसके बाद अगले सेशन में मिलते हैं, वहां पे और सारी चर्चाएं करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।